हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की 4th यूनिट से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इस वीडियो के अंदर आपका जो भी स्कोर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और आज भी आपको टारगेट रखना है कि आप इन 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाएँ। इस वीडियो से पहले हमने मनोविज्ञान की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट के 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा मनोविज्ञान की 5th यूनिट पर। तो आप 5th यूनिट की भी तैयारी करके रखें और एक बार मनोविज्ञान का संपूर्ण रिवीजन जरूर करें इन 5 वीडियो को देखकर। जो हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं ये वंदना जादव मैम की पुस्तक से हैं, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हर क्वेश्चन तक अपनी पहुंच रखिएगा और अपनी तैयारी को परखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है वह विधि कहलाती है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसी में आपको अपना आंसर क्लिक करना है ताकि ये वीडियो अधिक लंबा ना बने। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर स, स्थानापन्न समायोजन। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कुसमयोजित बालक हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रोत्साहन देकर, ऑप्शन नंबर ब। फिर आगे देखते हैं, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है तादात्म्य। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मानसिक रोगों से बचने के जो उपाय हैं उन्हें कहते हैं। तो इनको कहा जाता है मानसिक मनोरचनाएं। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखते हैं, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है समायोजन की, निर्देशन की, परामर्श की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर माना गया है इस पुस्तक में वो माना गया है परामर्श। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, समायोजन की प्रक्रिया है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया आप बताएं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, गतिशील। आगे देखते हैं, समायोजन दूषित होता है। तो समायोजन दूषित होता है कुंठा से भी और संघर्ष से भी। उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, दिवा स्वप्न देखने वाला प्रश्न प्रसन्न रहता है। तो ये प्रसन्न रहता है कल्पनाशीलता से। आगे देखते हैं, दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है। तो ये है असफलता, सफलता। ऑप्शन नंबर अ। आगे देखते हैं, दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है। तो ये है वातावरण के अनुकूल बातचीत करना। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट होगा। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। तो ये है अवसरों की प्रतिकूलता। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, केस स्टडी। आगे देखते हैं, दिवा स्वप्न जिसकी एक सामान्य समस्या है। तो ये है अपराधी बालकों की। आगे देखते हैं, यहां पर परिपक्व व्यक्ति अनुभव करते हैं। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है संवेगात्मक रूप से सुरक्षित। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट होगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर वैलेंटाइन के अनुसार हम में निम्न कार्यों से बचने की प्रवृत्ति होती है। तो किन कार्यों से बचने की प्रवृत्ति होती है आप बताएं वैलेंटाइन के अनुसार। तो ये है दुखद कार्यों से। आगे देखते हैं, परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है। यह जिस बात का उदाहरण है वो कौन सी है। तो आप बताएं यहाँ पर ये कौन सी युक्ति है।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, प्रक्षेपण। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी वो अपनी असफलता का दोष किसी अन्य पर डाल रहा है, तो प्रक्षेपण इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, जिसमें चिंता का सुपरिचित रूप दिखाई देता है, तो ये है अस्त व्यस्त विचार, ऑप्शन नंबर द। आगे देखते हैं, किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करता है, तो कौन उत्पन्न करता है अत्यधिक उच्च तनाव? ये उत्पन्न करता है असफलता। अगर आप असफल होंगे तो फिर आप में तनाव की स्थिति तो पैदा होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है, तो ये कहलाता है सृजनात्मकता। आगे देखते हैं, यहाँ पर समायोजन की विधियां कौन सी हैं आपको बतानी है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा उपयुक्त सभी। उद्धृतीकरण, प्रक्षेपण और प्रतिगमन, ये सभी समायोजन की विधियां हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय यहाँ पर कौन सा है? तो ये होगा उनमें आत्मविश्वास पैदा करना, ऑप्शन नंबर स। फिर आगे देखते हैं, किसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहरा देता है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, प्रक्षेपण। आगे देखते हैं, दमन वह प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं, यह कथन है। तो यह कथन दिया गया था फ्रायड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने आरंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तब होगा। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रतिगमन हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग केवल दुखपूर्ण अनुभूतियों या तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया गया था गेट्स व अन्य के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कुसमयोजित बालक किस प्रकार का होता है, आप बताएं। तो यह होता है तनाव युक्त। यहां पर आगे देखते हैं, जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, दुश्चिंता का वो शिकार हो जाता है। तो इसकी आप परिभाषा ध्यान रखिएगा, ये दुश्चिंता की परिभाषा है। आगे देखते हैं, यहां पर विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, कठोर दंड, ये वो कार्य नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, शिक्षक के कुसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण यहां पर कौन सा है? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, सभी। छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार, आत्मविश्वास में कमी और शिक्षक मित्रों में दोष निकालना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि आपको बतानी है, तादात्म्य स्थापित करना, औचित्य स्थापन, बाधा को दूर करना या फिर आश्रित होना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर है ऑप्शन नंबर स, बाधा दूर करना। ये एक प्रत्यक्ष विधि है और जो ऊपर दे रखी है ये मानसिक तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधियां हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, मल एडजस्टमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कुसमायोजन। आगे देखते हैं, मल एडजस्टमेंट शब्द का निर्माण अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलने से हुआ है, ये दो शब्द कौन से हैं?
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, मल प्लस एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुसमयोजन में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं, तो ये कौन कौन से आप बताएं। तो इसमें निहित रहते हैं मानसिक व व्यावहारिक प्रत्युत्तर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो किसके द्वारा किया गया यह बताएं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा क्लिफोर्ड बियर्स के द्वारा, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था, तो इसका प्रयोग किया गया था 1908 में। आगे देखते हैं, मानव व्यवहार की जटिलता को समझने तथा उसमें वांछनीय परिमार्जन का कार्य कौन सा विज्ञान करता है, तो ये करता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मन की, आत्मा की, मस्तिष्क की या फिर शरीर की। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा शरीर की। शरीर की जो रुग्णता होती है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन दिया गया था हेडफील्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है यह बताएं। संतुलन की, पूर्ण अभिव्यक्ति की, संपूर्ण व्यक्तित्व की या फिर उपरोक्त सभी, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, तो यह है संपूर्ण व्यक्तित्व, यह लक्षण नहीं होता है जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है उनका, ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मानसिक तनाव को कम करने के यहाँ पर उपाय यहाँ पर कौन सा है, तो मानसिक तनाव को यहाँ पर कम करने का ये सारे उपाय हैं, औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण और तादात्म्यकरण, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, किसके अनुसार अंदर के संघर्ष और दमन व्यावहारिक विकारों के कारण हैं, तो यहां पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, फ्रायड के अनुसार, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किसके कारण शक्ति की कमी व्यावहारिक विकार का कारण है, यहां पर किसके अनुसार है आप बताएं। तो यहां पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, जेनेट के अनुसार शक्ति की कमी व्यावहारिक विकार है, व्यावहारिक विकार का कारण है। आगे देखते हैं, मानसिक रोगियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो मानसिक रोगियों को बांटा गया है 2 श्रेणियों में, ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कौन सा रोग गंभीर है जिसका उपचार भी सरल नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर ब, मनोविक्षेप, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मनोदौर्बल्य के अंतर्गत कौन सा रोग आता है, तो ये आता है स्नायविक, ऑप्शन नंबर स। आगे देखते हैं, मनोविक्षेप के अंतर्गत कौन सा रोग आता है, तो ये आता है उन्माद, ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता यहां पर नहीं है, तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, कम बुद्धि रखते हैं, ये पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। तो इनकी विशेषता भी देख लेते हैं, अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, तो ये सभी विशेषताएं होती हैं पिछड़े बालकों की, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, ब्रेन स्टार्मिंग, विचारावेश, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं,
पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। फिर आगे देखते हैं, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। इस समस्या का सामना करना पड़ता है जो शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालक है उनको। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कम समझ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो ये सहायता करता है दबाव से निपटने में। फिर आगे देखते हैं, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके सम्मान अर्थ में किया है। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सामान्यतः जो अभिसारी चिंतन है वो होता है बुद्धि के लिए, लेकिन गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया है सृजनात्मकता के लिए। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा हुआ है और रीट में इस क्वेश्चन का आंसर भी सृजनात्मकता को माना गया था। तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आप आगे देखते हैं, अधिगम निर्योग्यताओं का लक्षण है। तो ये है अवधान संबंधी बाधा या फिर विकार। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप आगे देखते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है। तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स। ये आप ध्यान रखिएगा, सहकारी अधिक व पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों के द्वारा अनुशिक्षण, ये उपयुक्त व्यूहरचना है किनको पढ़ाने के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना काम करेगी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अब आगे देखते हैं, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है कि उसकी, तो यह संकेत किसका है, यह है उसके सृजनशीलता का। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी के अंतर्गत आता है। तो ये आता है जुआ का खेलना। ऑप्शन नंबर अ। आगे देखते हैं, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता। इसमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, कक्षा में नींद निकालना ये एक बाल अपराध नहीं है। नशा करना, कक्षा से भाग जाना और झूठ बोलना, ये सभी बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इसको रखा जा सकता है पिछड़े बालकों की श्रेणी में। आगे देखते हैं, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए। तो ब्रेल लिपि से पढ़ाना चाहिए अंधे लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बाल अपराधियों की आयु होती है। तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा 18 वर्ष से कम। आगे देखते हैं, यहाँ पर जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाते हैं। तो ये परिभाषा किसकी आप बताएं। ये परिभाषा है पिछड़े बालकों की। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं,
सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो आप सारे ऑप्शन पढ़ें और अपना आंसर बताएं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते थे। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इन गुणों को अंकित करने वाले जो यहाँ पर ये गुण है वो है निरंतरता, लोचशीलता, मौलिकता और विस्तार। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत ही कम रहने लगी, तो वह है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करें। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा के जनक यहाँ पर कौन है? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसका आंसर बताएं। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है उसके इसकी अवधारणा के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गॉल्टन। ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट होगा। जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? तो ये होते हैं वंशानुक्रम संबंधी कारक। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले यहाँ पर कारक कौन से हैं? तो ये होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो ये आप कंट्रास्ट ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन सी विशेषता सम्मिलित रहती है? तो इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी सम्मिलित रहती हैं, आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्माभिव्यक्ति। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं प्रणयन करने की सामर्थ्य अथवा क्षमता है, यह कथन है। तो यह कथन है इसरेली एन का। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यह परिभाषा इनकी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के अंतर्गत कितने मानसिक तत्व हैं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, 5 तत्व। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता के अंतर्गत गुण होते हैं कौन कौन से, आप बताएं। लचीलापन, मौलिकता, नवीनता या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। सृजनात्मकता चिंतन के मापन की दिशा में कार्य किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, इन सभी के द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा भी, टॉरेंस और गिलफोर्ड, इन सभी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता आरंभ कौन सी अवस्था से हो जाती है? तो ये हो जाती है बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। सृजनात्मकता में धीरे धीरे लोप होने लगता है, किसके कारण, आप बताएं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अधिक नियंत्रण तथा अनुशासन में रखने से। तो ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर आगे देखते हैं, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो चिंतन की ये जो परिभाषा यहाँ पर दे रखी है ये दी गई थी रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रत्यय वस्तु की सामान्यताओं या रूपों को एक अर्थ प्रदान करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर स, स्किनर का। प्रत्यय किसके परिणाम है? तो प्रत्यय ये परिणाम है तर्क के। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, आप बताएं।
तो ये कथन था वुडवर्थ का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पढ़ते हुए विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। तर्क के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, आगमन तर्क व निगमन तर्क। समस्या समाधान में निहित होता है। तो क्या निहित होता है बताएं? ये होता है तार्किक चिंतन, ऑप्शन नंबर द। आगे देखते हैं, समप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में एक पद है। तो ये है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर द। आगे देखते हैं, स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। तो आप ध्यान रखिएगा, चिंतन के प्रकार हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी चिंतन के प्रकार है। आगे देखते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए विचारात्मक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तर्क, ऑप्शन नंबर स। आगे देखते हैं, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? तो इन दोनों में संबंध पाया जाता है सकारात्मक, ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशीलता के रूप में एक विशेष गुण कहकर परिभाषित किया है? तो ये किया गया है टॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता का विकास किस वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर होता है? तो ये होता है 30 वर्ष की उम्र तक। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता के विकास में वातावरण संबंधी कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लेहमैन का, ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको परिभाषा बताई है, अगर वो आपके नोट्स में इंक्लूड नहीं है तो आप उनको जरूर एक बार इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय आपके सामने मैं काफ़ी अधिक वीडियो रखूंगा और काफ़ी अधिक पीडीएफ्स भी होगी, तो आप इतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उनका आप कहीं पर अलग से संकलन करें। एग्जाम के समय आप उनका एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। रिवीजन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है। तो यह दर्शाता है ऑप्शन नंबर सृजनशीलता को। प्रतिभावान बालक की विशेषता के प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी उच्च बुद्धिलब्धि, नेतृत्व की क्षमता और अध्ययन की योग्यता। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी वंशानुक्रम का प्रभाव, आयु व बुद्धि का प्रभाव, जाति प्रजाति व देश का प्रभाव, ये सभी। आगे देखते हैं, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है। तो यह दर्शाएगा ऑप्शन नंबर स, सृजनशीलता को। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है आप बताएं? तो यह कहलाता है बाल अपराध। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर हम कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, कानूनों के विरुद्ध है, तो वो फिर बाल अपराध के अंतर्गत आएगा। बाल अपराध किसे कहते हैं? जब कोई बालक 18 वर्ष से कम उम्र में कोई अपराध करता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? लास्ट जो हमने वीडियोस देखे थे उनमें कुछ करेक्शन है। देखिए, इनकी पुस्तक में, वंदना जादव की पुस्तक में एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जो हमने फर्स्ट यूनिट देखी थी उसका एक क्वेश्चन है, कौल सैनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है। इसमें इन्होंने इसका आंसर माना है द नंबर ऑप्शन 10 से 15 वर्ष। तो ये करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर स। ये है, इन्होंने मानी है किशोरावस्था की आयु 12 से लगाकर 21 वर्ष। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
और एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है सिगमंड फ्रायड के विषय में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो इसके बारे में इन्होंने कहा है, ऑप्शन नंबर द, ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।